हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है यूक्लिड की ज्यामिति वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, यूक्लिड है वो एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, गणित शास्त्री। और आपको 10th में पहला ही चैप्टर आएगा यूक्लिड की भाग विधि से मस और लस ज्ञात करने के। यूक्लिड ने अपने कई सारे पूर्व प्रमेय दिए हैं, ठीक है, ऐसे कई कथन भी दिए हैं। तो ऐसे यूक्लिड की ज्यामिति वैसे तो एक ही है, लेकिन सभी जो मैथमेटिशियन है उसने अपने तरीके से कुछ ना कुछ ज्यामिति दी रखी है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यूक्लिड ने भी जो ज्यामिति दी है, तो इस चैप्टर में हम वो ज्यामिति के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 से ही, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन है और कौन कौन से कथन असत्य है। मतलब कौन कौन से सत्य है और कौन कौन से असत्य है। तो पहला ऐसा दिया है कि भाई एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये तो विधान असत्य है। क्यों? क्योंकि आप एक बिंदु में से असंख्य रेखाएं खींच सकते हो। ये आप खुद भी समझ सकते हो कि एक ही बिंदु में से आप कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदु मतलब दो बिंदु रखे हैं अलग अलग, उसमें से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं मिल रही है, तो ये भी असत्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो भिन्न रेखाओं में से केवल एक ही रेखाएं खींची जाएगी, ठीक है। दो बिंदु है, उसमें से आप एक ही खींच सकते हो। अगर दूसरी खींचोगे तो पहला एक ही बिंदु आएगा, दूसरा तो आएगा ही नहीं, ओके। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, सत्य। क्योंकि यूक्लिड ने जो कथन दिए उसमें से ये भी एक है कि कोई शांत रेखा है तो उसको दोनों ओर से आप अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो, ओके। चौथा, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये भी सत्य ही है। क्योंकि यदि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित करे तो वे समपात होंगे, एक दूसरे के ऊपर मतलब अच्छे से बैठ जाएंगे। उसके केंद्र और परिसीमाएं समपाती होती और इनकी त्रिज्या भी कैसी होगी? समपाती। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना। दो वृत्त अगर समान है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की त्रिज्या समान होगी तो ही एक जैसे होगी। अब मान लो एक जैसे दिख रहे
तीन तीन त्रिज्या वाले दो वृत्त आप खींचोगे तो दोनों वृत्त समान ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या समान रखी है इसलिए। ओके, चलो 5वां, निम्न आकृति में यदि AB इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू XY तो क्या AB इज इक्वल टू XY होगा? हाँ, सत्य है। क्यों? आप देख सकते हो, देखो जितना AB है उतना PQ है और जितना PQ है उतना ही XY, तो AB इज इक्वल टू XY नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो AB इज इक्वल टू 5, AB 5 है तो PQ भी 5 होगा, और अगर PQ 5 है तो XY भी 5 होगा। तो आप देखो AB और XY 5 5 आए कि नहीं आए? ओके, चलो तो ये तो पहला क्वेश्चन खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है आपको कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो अब पहले ये जान लो कि मैथ्स में कुछ पद ऐसे होते हैं जो बिना किसी प्रूफ के हमें मानना ही पड़ता है, और कई पद ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है समांतर रेखाएं। तो आप समांतर रेखाएं के बारे में अगर परिभाषा लिखना चाहो तो कि वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर ना मिले उसे समांतर रेखाएं कह सकते हैं। समांतर रेखा कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या? मान लो कि दो रेखा आप खींचो तो उसको आगे बढ़ाओ या तो पीछे बढ़ाओ, वो कहीं पे एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करनी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं करेगी तो ही हम उसे समांतर रेखा कह पाएंगे, वरना वो समांतर रेखाएं होगी नहीं। ओके, दूसरी बात कि जो अपरिभाषित पद है वो है बिंदु, सरल और रेखा। बिंदु और सरल रेखा, मान लो एक सीधी रेखा है सरल, तो उसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हो? तो वो अपरिभाषित पद है। दूसरा है लंब रेखा। तो दो रेखाएं ऐसी जो प्रतिच्छेद करे और समकोण बनाए। दो रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करनी चाहिए जिसके बीच का कोण 90 का हो, तो उसे हम लंब रेखा कहेंगे। आप फिगर में देख सकते हो, वो दोनों के बीच का कोण L और M के बीच का कोण कितना है? 90। तो परिभाषित पद है समांतर रेखा और घूर्णन। तीसरा रेखाखंड। तो रेखाखंड को कैसे? तो रेखा के उस भाग को जिसके दो अंत बिंदु है। अंत बिंदु मतलब जहाँ पे वो स्टार्ट होता है और जहाँ पे उसको खत्म होता है, वो बिंदु। तो आप फिगर में देख सकते हो AB, स्टार्टिंग पॉइंट A है और वो B बिंदु के ऊपर खत्म होता है, तो उसे हम कहेंगे रेखाखंड। ओके,
तो रेखाखंड मतलब 2 उसके अंत बिंदु हो गए। अब है वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब वो कि भाई एक तल में बिंदुओं का वह समूह जो स्थिर बिंदु के समान दूरी पर है, एक वृत्त कहलाता है। और इस स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। शॉर्टकट, वृत्त पर कोई बिंदु और जो केंद्र है उसके बीच की दूरी को हम कहेंगे त्रिज्या। ठीक है। और आगे है वर्ग। तो वर्ग किसे कहेंगे? कि भाई वर्ग चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान और सारे कोण कैसे हो? समकोण। तो उसे हम कहेंगे वर्ग। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला, 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। तो हाँ, ऐसे अनेक परिभाषित शब्द हैं, ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें जो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। देखो, पहला कि 2 बिंदु A और B दिए होते हैं तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु C होता है, रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये होगा। दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो भाई यदि मान लो कि A और B 2 बिंदु है तो आप एक ऐसा बिंदु C ले सकते हैं जो A और B से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित ना हो। ठीक है, तो उसे बाहर भी आप ले सकते हो। ओके। तो आपको ये भी पूछा है कि भाई क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या यह अभिधारणा है अविरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? तो यदि वे अभिग्रहित यूक्लिड की अभिग्रहों का अनुसरण नहीं करते, फिर भी ये अभिग्रहित का अनुसरण करते हैं। सिर्फ आपको विचार करने का बोला है, ठीक है? ज्यादा इसमें दिमाग नहीं दौड़ाना है आपको। तो देखो, आप इस चैप्टर में इस साल कटौती करने के बाद इस चैप्टर में सिर्फ आपको ये प्रश्नावली 5.1 और उसमें भी पहले 3 क्वेश्चन ही इस साल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले 3 क्वेश्चन हो गए और दूसरा आपके 3 उदाहरण, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, वो भी करने हैं। वो तो बुक में दिए ही है। देखो, इस चैप्टर में सबसे IMP है वो यूक्लिड की 5 अभिधारणा जो है ना वो, ठीक है। तो वो 5 अभिधारणा बुक में आपको दी है और वैसे भी ये पहला क्वेश्चन है, उसमें ऑलरेडी उसकी अभिधारणाएं आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने समझ ही लिया है। तो ये 5 अभिधारणा है वो आप एक बार अच्छे से याद कर लेना क्योंकि वो मोस्ट IMP है। ठीक है, और आप अपनी बुक में भी नोट डाउन कर लेना। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नया चैप्टर अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप ये जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको फेयर बुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।